चलें जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आप सब लोगों को हमारी तरफ से दूध पत्ती के चैनल पे खुशामदीद। हमारे साथ कनाडा से हैं कमर अकील और उमैर खालिद हैं कराची से। तो आज हम छोटे-छोटे 3, 4, 5 जो है ना टॉपिक्स पे बात करेंगे और जो कि करंट अफेयर में भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आजकल इस पर डिस्कशन भी हो रही है, हमसे इसका ताल्लुक भी है। सबसे पहले पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही है 7 मैचों की, जो उसमें से 3 पुराने थे जो कोरोना की वजह से और एक दफ़ा जो इंग्लैंड चली गई थी, वो सारा मिला के 7 मैचों की सीरीज़ है। इसमें से 3 हो चुके हैं और 2 पाकिस्तान हार गया है, 1 पाकिस्तान जीता है और अब देखना ये है कि चौथा मैच जो कल होने जा रहा है, वो किस तरह का मैच होता है और बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारी। कमल कमल भाई क्या बात करेंगे आप इस पे? पाकिस्तान इंग्लैंड का जो मैचेस हो रहे हैं, 3 मैचेस हुए, एक में बड़ी शानदार फतह और 2 में शानदार हार कह सकते हैं इसको। जी उमर कमल भाई। हाँ, बड़ा मैच चल रहा है, फॉलो भी कर रहा हूँ। शुक्रिया वकार आपका। मसला ये यार कि दो तीन चीजें जो है ना, जो कि बहुत ज्यादा नोट किया मैंने। एक तो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी टीम टीम जो है ना स्टेबल है। मतलब होता है कि एक एक जमाना में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना 20-20, 25-25 मैच जो है ना अनबीट जीतता रहा है। बिल्कुल लगता था कि वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो हमारी टीम जो है ना कभी भी उस स्टेज पे कभी नहीं आई है। कभी अच्छा हमें लगे कि एक मैच अभी जो जीता पाकिस्तान ने, और उसके बाद इतनी स्टेबल नजर नहीं आ रही। मतलब लड़का यानी कि आपको ये नहीं कह सकते हैं कि नेक्स्ट मैच में क्या होगा। तो ये एक हाँ। चीज एक कमजोरी को शो करती है, हमारी एक टीम की कमल कमजोरी ये है। फिर ये प्लस जो उसमें फैक्टर्स भी हैं। अच्छा, बीच-बीच में मैं आपको टोकता रहूँगा। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये पाकिस्तान का ख़ासा है। पाकिस्तान की ना लेट 90s और अर्ली 2000 की जो टीम थी ना, मेरे ख़्याल से इतनी मज़बूत टीम शायद दुनिया में और कभी नहीं देखी मैंने, या वेस्ट इंडीज़ की किसी ज़माने में काली आंधी टाइप उस वक़्त होगी तो होगी। लेकिन वो जितनी मज़बूत टीम थी, उतनी ही ज़्यादा अनसर्टेन थी। वो कभी वो 45 रन पे आउट हो जाते थे, कभी वो पूरा-पूरा मैच ब अजीब-सा वो था। तो ये तो अनसर्टेनिटी हमारी मतलब पाकिस्तान की टीम का हमेशा से ख़ासा रही है। जी, कंटिन्यू करें प्लीज़। हाँ, और उसपे मैं थोड़ा सा इसको उसका एनालिसिस ये भी करता हूँ कि देखें, जैसे शाहीन अफरीदी वाला फैक्टर है, ठीक है ना, जो एक दो हमारे जो बहुत ही मतलब कि उन्होंने जगह बना लिया था। और पाकिस्तान टीम में शाहीन अफरीदी बिल्कुल फिट हो गया था हर फॉर्मेट में। तो उसका भी थोड़ा सा मुझे नजर आता है। नो मैटर व्हाट कि आप समझेंगे बॉलिंग लाइन इतना गलत नहीं कर रहा है, लेकिन भी आप जब वसीम अकरम और वकार यूनुस टीम में होता था तो उसकी एक अलग ही एक बात होती है, ठीक है ना। हर लिहाज से आप थोड़ा सा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। तो वो भी फैक्टर है। लेकिन अब इनको ना मतलब है कि देखें, अभी आपने देखा कि एक आध कैच फिर वो क्लूजन की तरफ गए, वो आपस में टकराते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कैच पकड़ लिया। नहीं, वो लेकिन तो उन्होंने लेकिन सोच ये लिया कि सब भाई चीजें क्यों नहीं टकराते सॉल्व रहेंगे। हो रही हैं? ये क्या मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू है? ये हाँ। तो मुझे लगता है कि पहले तो तो था कि कैच पकड़ते नहीं थे, अब ये है कि पूरी टीम कैच पकड़ने भाग जाती है, तो वो आपस में टकरा रहे हैं, लड़ हाँ, रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैं मैसेज यहाँ आपस में पे वो आपको एक बात करना है काटूँ तो। कि हमारी ना हमारे यहाँ पे थोड़ी-सी मैं आपको बात ऐड करूँ कि बॉलिंग में अभी भी हमें परेशानी नहीं कि हमारा 3 जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, वो बाहर हैं। नसीम बाहर है, शाहीन शाह अफरीदी बाहर है, शादाब बाहर है, ये तीनों बाहर हैं। तो हम पार्ट टाइम आप कह सकते हैं हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं बॉलिंग में। लेकिन बैटिंग में तो हमारी पूरी स्ट्रेंथ चेक हो रही है। वो वहाँ पे एक वरीसम साइन है हमारे लिए। जी, बिल्कुल है। और मतलब है कि हमने तो ये मतलब है, बड़ा पाकिस्तान का रिजल्ट प्रिडिक्ट करना इतना आसान हो गया है कि अगर हमारे टॉप बैट्समैन चल जाते हैं तो समझ जाएंगे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे कुछ ऊपर से कुछ हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप आराम से प्रिडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने ये मैच हारना है। ठीक है हुँ, ना। अच्छा वकार, मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट किया ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़। ठीक है। अच्छा, अच्छा, आपको याद होगा जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे या मैच देखा करते थे, तो उस टाइम ये होता था कि हार्ड हिटर उस वक्त भी थे। अभी का क्रिकेट क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा उसमें एग्रेशन और बहुत ज्यादा ग्लैमर आ गया है, हिटिंग वगैरह कुछ ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा कि जब कोई बैट्समैन मारने वाला आता था तो फील्डिंग की सेटिंग और बॉलर का जो बॉलिंग होता था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त बनता था उसको कंटेन करने के लिए। आपने देखा होगा कि यार ये बंदा आएगा, इसको ना इस तरह से हमने कंटेन करना है। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ है इसमें आपने एक चीज नोट किया होगा कि उन्होंने पूरा खुल के चारों तरफ मारा है, और बहुत ही बेतुका मारा है। इनको ऐसा मारा है कि बस लग रहा था
स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई थी कि बॉलर और फील्डर का आपस में मतलब कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, कोई ऐसा वो करना चाहिए था इनको। कप्तानी तो तो मुझे जो है ना बाबर ये चीज आजम बड़ा की कमी महसूस कप्तानी हुई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो एक रोबोट की तरह है कि उसको फिट हो गया कि भाई ये बॉल, ये पहले 4 ओवर इसके होंगे, फिर इसके होंगे, फिर मतलब दरमियान में जो एक होता है कि आपको पीछे से फीडबैक मिलती है, आपके पास को डेटा होता है कि ये आएगा तो ये इस पे खेलता है। जैसे बेन डक है, वो स्पिनर को खूब मारता है, तो आप उस पे लगाई जा रहे हो स्पिनर, वो मारी जा रहा है, रिवर्स स्वीप 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 पे स्वीप मार रहा है, मारी जा रहा है, आप लगाई जा रहे हो, वो खाई जा रहे हैं। तो वो ये तो एक ड्रॉबैक है कि कप्तानी मुनासिब नहीं हो रही। और दूसरा जो आप हमारी और अपनी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आजकल वैसे बैटिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, 360 प्लेयर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। वो सारे शॉट जो कि बहुत ही ऑकवर्ड समझे जाते थे, अब उनको एक बड़ा अच्छा शॉट तस्लीम किया जाता है, यार क्या शॉट मारा है बैट्समैन ने। तो वो सारे शॉट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे नहीं तो पहले। यार, यार ये तो देखे ना, ये तो अब मैं आप यही देख रहे तो हैं कह रहा हूँ कि सर पीके क्यों खेल रहे हैं, आपको वो शायद ही कभी हमने आपको इससे कोई 10-20 साल पहले ऐसा देखा हो, यूं मारते हैं पीछे, तो वो तो कॉमन हो नहीं, गया, तो बैट्समैन यू हटता है मार यूं। रहे हैं ना, ठीक है। देखें सर जी, बैटिंग में चेंजेस आया है। जब बैटिंग में चेंजेस आया है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि बहुत सारे स्वीप शॉट और ये वो, तो सर आपको अपने फील्डिंग भी तो चेंज करना चाहिए ना। आपके हम्म। बॉलर को पता होना चाहिए कि ये शॉट खेलता है, एक फील्डर आपको उसको उसके तरफ होना चाहिए, उससे आपको विकेटें भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो मकसद है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग, हमारा जो कैप्टन है या हमारा जो बॉलर है, वो क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेता अपने फील्डर्स को कि भाई सही देखो ये जो है ना, अब तो हमें कल के पास, मैच। यानी कि वो हमें रीड करते, देखो वकार, वो हमें रीड करते हैं, वो हमें हाँ रीड करते हैं कि अच्छा उनको किस तरह बॉलिंग कराना है, हम उनको रीड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक यार, लैप्स है, मेरे हम तो नजदीक एक इसको बात एड्रेस कहते करना हैं ना चाहिए। भाई कि देखो गर्मी सर्दी आ रही है, खजा बाहर आ रही है, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कल जीते थे, आज हार गए, बस ये जिंदगी का हिस्सा है भैया। ये इसको हाँ, हमारे कोच साहब कह रहे हैं भाई जिंदगी का हिस्सा है, हार गए तो हार गए, क्या हो गया यार। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे आज, उस पर तो भी बात उसमें हम अगले, करेंगे अच्छा वो हमारे इस सेशन का टाइम हमारा हो लोगों गया, तो को जो है हम ना। अगले सेशन पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और जल्दी जल्दी हमने सारे सेशन कवर करने हैं। बॉटम लाइन ये है कि कल पाकिस्तान इंग्लैंड का चौथा मैच है, पाकिस्तान डाउन है, क्या देखते हैं आप, पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं, जल्दी से जरा क्विकली। आप, मैं तो 50-50 लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान 50 एक 50 अच्छा मैच एक अच्छा मैच जीता, एक अच्छा मैच वो भी जीता हुआ ब्रिलियंस भी है। है, हाँ। हाँ, पाकिस्तान ने एक मैच जीता हुआ भी, लेकिन मेरा जो है ना ज्यादातर लगता है कि अभी इस पे आप उमर भाई से आप ले लें थोड़ा कमेंट्स। ठीक है, ठीक है, नहीं उमेर भाई के लिए हमने दूसरा सवाल रखा हुआ है। उमेर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं हैं, वकार। आज बड़े मसरूफ रहे आप, आपने बताया सुबह आपका रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम था, वहां से आप यहाँ पे आए हैं, तो वेरी वार्म वेलकम। अच्छा, ये आपको इंडिया, हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का की जी सीरीज आप ट्रैफिक की फॉलो कर सूरत रहे हाल हैं? पता है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक चल रही है, वो आपने देखी होगी, आप फॉलो भी कर रहे होंगे उसको। तो बेसिकली ये सब हो रही है, आखिरी आखिरी सीरीज चल रही है और हमारा वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन चल रहा है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आप कैसे देखते हैं? एक बड़ा आउटस्टैंडिंग मैच मारा ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद फिर कल जो 8 ओवर का मैच हुआ, वो क्या कैसे समराइज करते हैं उसको? मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बड़ा एक पॉजिटिव साइन है सीरीज में कि वो अपना जो टीम कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस वो आहिस्ता आहिस्ता वो हासिल कर रहे हैं। ऑल्दो कि वो एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच सके, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि एशिया कप में भी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन की उससे उनको कुछ फवायद मिले, और वो इस सीरीज में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी उनके उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो किसी हद तक कंफर्म हो रहा है। उनके मिडिल ऑर्डर के अंदर सूर्या कुमार यादव हैं, या आपने फिर रोहित शर्मा हार्दिक आजकल बहुत, रोहित पांड्या है, शर्मा दिनेश बड़ा चार्ज कार्तिक हुआ है। हुआ है, रोहित शर्मा बड़ा चार्ज हुआ हुआ है। दिनेश कार्तिक है, तो उनका उनके मिडिल ऑर्डर के अंदर लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। दिनेश सॉरी रोहित शर्मा बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। जो उनका, केएल राहुल की फॉर्म सारी है। जो उनकी बुरा साइन है ना, वो उनकी जो डेथ बॉलिंग है ना, वो बड़ी जी, जबरदस्त क्रिटिसाइज हो रही है और बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही। मेरे ख्याल से उनका बहुत अरसे से वो जो एक रिलायंस थी वो बुमराह के ऊपर थी। बुमराह के जाने के बाद उनको एक बड़ा हिट लगा था कि जो इनके दूसरे बॉलर टेस्ट हुए ओवर्स में, वहां पर उन्होंने काफी मैचेस लूज किया। वो इनफेक्टिव होगी या नहीं होगी पता नहीं, उनका जो पेस है वो वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो इन्होंने खैर अभी 1-2 ओवर किए, शॉर्ट शॉर्ट मैच था अभी लास्ट मैच जो हुआ इनका, लेकिन उसमें उन्होंने अपना वो ट्रू कलर जो पुराना है
वो दिखाया, और ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है कि बुमराह फिट हो गए, और बुमराह अगर इस बॉलिंग अटैक में फिट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर वो बॉलिंग को जब लीड करते हैं, तो वो दूसरे बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और मेरे ख्याल से उनके मैच के ऊपर बहुत एक अच्छा एक रिजल्ट लेकर आता है। उनकी बैटिंग में तो पहले भी कभी कोई डाउट नहीं था, बैटिंग उनकी काफी बैटिंग तो हमेशा कंसिस्टेंट से है उनकी और स्ट्रांग अच्छा रही है। परफॉर्म कर हाँ, ही रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप नहीं समझते जी, कि बिल्कुल, बुमराह के वो 4 सिर्फ ओवर तो बॉलिंग में हैं, स्ट्रगल कर रहे थे, और मेरे ख्याल से अगर बुमराह के आने के बाद अगर इंडिया के अगेंस्ट कोई प्लानिंग करे तो बुमराह के 4 ओवर को साइड पे रख दे, यार 4 ओवर के अंदर हम 20 रन भी बना लें, बाकी काफी है, बाकी 16 ओवर जो है उस पर हम बनाएंगे 150 रन। तो इस तरह की प्लानिंग हो सकती है अगर सिर्फ क्योंकि एक बुमराह है ना, बाकी तो उनके सारे बॉलर जो हैं, खुसूसन जो उनका क्या कहते हैं, वो जो लास्ट 19वां ओवर जो करवा रहा है, क्या नाम है उसका, भुवनेश्वर हाँ, कुमार। भुवनेश्वर कुमार, वो बेचारा बड़ा बेचारा क्या, मतलब बड़ा खतरनाक पिट रहा है। 19वें ओवर में जाके पाकिस्तान से भी, वो श्रीलंका से भी, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा उसको मारा। वेड को अब्बू बनाया हुआ था ना उन्होंने, पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल हुआ था, वेड को अब्बू बना दिया था, और वेड ने जो उनको फेंटा है तरीके से, तो वो उनके लिए बड़ा एक बुरा साइन है कि उनका जो बुमराह के अलावा कोई बॉलर जो ना टिका हुआ नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा, ये मेरे ख्याल से 5 मैचों की सीरीज है, 2 हो चुके हैं उसमें से 3 हो चुके हैं, क्या है अभी जी, बिल्कुल। ऐसे जी, क्या, 2 मैच हो चुके हैं, 2 मैच हो चुके हैं और अभी 1 तीसरा मंथ। मैच। ठीक है, ठीक है, चलें, ये हो गई क्रिकेट की बात, और अब हम चलते हैं अपने एक दो टॉपिक मजीद हैं जिस पे हम बात करेंगे उमर खालिद से। उमर भाई, अब हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आजकल, और बल्कि आजकल क्या, काफी दिनों से चल रही है, जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिसको कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आज एक ऑडियो लीक हुई है शहबाज शरीफ की, और अब इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चलना शुरू हो गई है। तो क्या आपने ये ऑडियो सुनी, कैसा आपको इसका, क्या आपका फीडबैक लगा कि किसकी ऑडियो है, और मतलब ये क्या हो रहा है, कि क्या आपका क्या इंप्रेशन बना इससे, अभी भी आई है और चंद घंटों अच्छा, में। मगर मैंने जो इस ऑडियो का जो कंटेंट है ना, वो ऑल्दो कि अभी जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके ऊपर 2-4 दिन बड़ी इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि मीडिया को एक टॉपिक मिलेगा और इसके ऊपर बड़ी एक बहस चलेगी। दोनों तरफ से एक तरफ से इल्जामात आएंगे, एक तरफ से डिफेंस आएगा, होंगे। मुझे इसका जो कंटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मैं शायद उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ कि जहां पर पहले इस तरह का कंटेंट आता रहा है या इस तरह की बातें होती रही हैं, तो एक तो स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, और मतलब ये सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए। लेकिन इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हकीकत रही है। आपके पास नहीं, अगर मेरे लिए नून जो मत नहीं नहीं की जाए, तो अच्छा नून के नहीं पहले भी इंडिया से एक तो नहीं ये है ना कि हम इस स्टेट लेवल पे हम जी नहीं, जो मेरा सवाल है ना, जो मेरा जो एक वो है कि ऑडियो लीक्स करना, जिन जहां जहां जिनकी जो लीक्स करते हैं ऑडियो, वो तो पेज अभी इनके साथ है, पीडीएम के साथ, तो फिर ये लीक कहाँ से आ रही है, मतलब वो मैं जगह यही जगह मैं उसी तरफ आने वाला था, मैं हाँ, उसी वो तरफ जगह आ जहां रहा से था लीक होती है, कि वो मैं कह रहा जगह हूँ कि तो जो या तो फिर कंटेंट है ना, कंटेंट मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। हम्म कंटेंट मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी ऑडियोज और बहुत सारा कंटेंट भी मौजूद है, जहां पर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के साथ साथ पर्सनल और बिजनेस लेवल के रिलेशनशिप्स डेवलप होते रहे पहले भी। ठीक है, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो ज्यादा कंसर्निंग बात होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो ये कि अभी बल्कि मैं आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले देख रहा था, तो एक और ऑडियो भी लीक हुई है, एक और ऑडियो लीक हुई है, वो भी शहबाज 2 मिनट, वो मैं पूरी सुननी था, लेकिन उसका कंटेंट कुछ भी हो, रिगार्डलेस। अब बात ये है कि जब किसी की पाकिस्तान में ऑडियो लीक होना शुरू हो जाती है ना, तो ये उसके लिए कोई अच्छा सा नहीं होता। ठीक है, इसके यानी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मतलब लेकिन इसका आपको ये मतलब ये मालूम होगा कि इसका ऑडियोज मतलब ये लीक समझा जाता है कि होना जो है, पेज पेज फट गया है, इसका मतलब हाँ, ये समझा जाता इसका है। मतलब ये है कि हवाओं का रुख हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है। तो लेट्स सी, क्या हो सकता है, अभी थोड़ा सा अर्ली हो जाए एनालिसिस करना, लेकिन ऑडियो का लीक होना इटसेल्फ जो है वो हाँ, मीनिंगफुल होता है। वो उस ऑडियो में क्या है वो सेकेंडरी होता है। सही 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 सही। ठीक है, चलें, इस पे मजीद भी हम आगे भी इंशाल्लाह बात करेंगे, और हर हफ्ते हमने अपना फिलहाल तो ये तय किया है कि हम जो टॉप 5 खबरें होंगी उस पर हम डिस्कशन किया करेंगे। आज हमारे एक दो मेंबर्स नहीं हैं, उनसे भी बात करेंगे। कमर अकील, आप
कराची से हैं और काफ़ी ज़माने से बाहर हैं, तो आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मीडिया फ़ॉलो कर रहे होंगे कि स्ट्रीट क्राइम कराची में बड़े खौफ़नाक हद तक बढ़ चुके हैं और इसके बहुत ख़तरनाक असरात जो हैं माशरे पे पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा तो एक माशरे में बेचैनी बढ़ती है, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान होती है, ज़ाहिर-सी बात है ये सारा कुछ इसी से चलता है। तो क्या स्ट्रीट क्राइम इसलिए बढ़ रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी मतलब स्टेबिलिटी नहीं है और जॉब्स नहीं हैं और ये सैलाब के क्या कैसे जोड़ते हैं आप इन सारी चीज़ों को? हाँ वकार, ये जो है ना काफी अनफॉर्चुनेट है। जाहिर सी बात है, आप जहाँ से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार सब रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा। अभी जो मसला आ गया ना, वायलेंस बहुत हो गया है। यानी कि पहले होता था यार छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब बंदे मार देते हैं। ये फौरन से जो है ना, अब हमारे जो है ना, आपने देखा होगा कि जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें ना नहीं ये बेचारे फायरिंग यार करते अभी हुए तो आखिरी। बेचारे जो लेटेस्ट जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, ज़ीशान वो लड़का था वो जौहर वाला, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे यार, वो बहुत यानी अफ़सोस तो ख़ैर सबका ही होता है लेकिन ज़ाहिर बात है किसी की 2 छोटी बच्चियाँ हैं, अभी शादी हुई, ये हुआ, ये डाकू अकेला हैं बेटा पहले था। कि हाँ, ये वायलेंस का जो आंसर है ना। जी, जी, बोलें, बोलें। हाँ, तो ये वकार, ये जो वायलेंस का आंसर है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसको जो है ना बहुत ही ज्यादा वो करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर लोग जो खौफजदा हो गए, और किसी भी माशरे के अंदर लोगों के यानी कि खौफ और इस तरह का हरास पैदा हो जाना, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको कि देखें, मैं उस थॉट ऑफ स्कूल से ताल्लुक रखता हूँ कि मेरा मानना यह है कि जिसके पास पाकिस्तान का एनआईसी है, चाहे वो किसी भी सूबे का हो, वो कहीं पर भी जा सकता है, रह सकता है, ठीक है ना। ये एक क्लियर है। मुझे किसी कॉमेंट्स के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन इन द मीन टाइम मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिमिनल होता है ना, वो किसी कौम से नहीं हो। अगर हम किसी क्रिमिनल की बात कर रहे होते हैं, उसको किसी कौम से नहीं जोड़ देना चाहिए कि यार हुँ, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो ये हो रहा है। क्रिमिनल को, स्टेट्स को चाहिए कि क्रिमिनल को क्रिमिनल समझे, चाहे वो कराची का हो या जैसे कहा जा रहा है कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनमें ज्यादातर वही लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मैं जो भी पाकिस्तानी एनआईसी होल्डर है, मैं उसको वेलकम करता हूँ कराची में। मुझे कोई तासुब नहीं है, ठीक है ना। राइट, लेकिन जो क्रिमिनल है ना, उसको स्टेट क्रिमिनल कंसिडर करे, उसको कोई पठान या कोई उर्दू स्पीकर या कोई पंजाबी ये ना बोला जाए। ठीक, स्टेट्स का काम है कि आप उसको लॉ एंड, यानी कि ये बिल्कुल ही बेखौफ व खतर काम कर रहे हैं। इनको राइट। पता कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपको वो लगाना पड़ेगा कि तो दरमियान इनके ऊपर में चेक एंड आपने बैलेंस हो, जो अभी लोग आ तो रहे हैं वो कहाँ आईजी रह रहे हैं। सिंध आईजी सिंध के दरमियान में आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि ये कराची वाले छोटी-छोटी चीज़ आपने सुना होगा, उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया गया उसपे, बड़ी पॉलिटिसाइज़ किस्म की उसने स्टेटमेंट दी। हालाँकि उसका काम क्राइम को रोकना है, ये बताना थोड़ी है कि कराची वाले बिला वजह छोटी-छोटी बातों को हव्वा बना लेते हैं और यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। यार एक बंदे का मोबाइल छूना है वो छोटी बात है, बड़ी बात है, वो जो मर्ज़ी करे, चीखे, चिल्लाए, धाड़े। आपका काम है क्राइम को रोकना है कि बड़ा ये मतलब पुलिस की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीज़ें खराब होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। जब पुलिस जो है ना, इसका काम ही ये नहीं है। अब बाहर के मुल्कों में तो ऐसा ये बात करेंगे तो ये डिसमिस हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही उन्होंने बात। अच्छा, मैं ये कहता था कि यार अब जो है ना, एक्चुअली में देखें बातें ना, आदमी सोचता है। जरा सा भी कुछ होता था, आप मुत्तैदा में से अगर कोई पकड़ाता था या कुछ, आप उसको डायरेक्ट राह से मिला देते थे, फला करते थे, फला कर देते थे, ठीक है ना। तो मसला है कि ये लोग रगे हाथ पकड़ा रहे हैं, लोगों को पता है, आपके पास भी डेटा होगा। तो यार इसकी तरफ पुलिस की कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आ रही है कि इसको सही करने के लिए, मतलब जो रियासती इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। दिन बर दिन वाकयात बढ़ते जा रहा है यार। लोग यार एटीएम बैंक महफूज नहीं है, रास्ते में पिज्जा भी नहीं खा सकते, आप वहां पे आके लूट ले रहे हैं लोग आपको। तो हुँ, कराची ऐसा नहीं था, खैर बहुत ज्यादा इस पे मतलब है कि बहुत हाल है, और लोग खौफ है। फैमिलीज में भी बात हो रही होती है तो कहते हैं कि लोग यार बिल्कुल ही जो है ना, आदमी एक खौफ में मुब्तला हो गया है। तो बिल्कुल। रियासत की जिम्मेदारी है कि भाई इसको सही करें, और आप किसी को ये सोचने में मजबूर ना कर दें क्योंकि लोग जो पढ़े जा रहे हैं उनका किसी और उससे ताल्लुक है, तो लिहाजा जो है ना उन पे कुछ नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की सोच जो है ना, माशरे के लिए सही नहीं है। आप जो भी क्रिमिनल पकड़ाता है, उसको बिफोर द कोर्ट उसका फैसला होना चाहिए, और जो भी चीज हो उनको वो करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि कुछ हो रहा है। अभी ये लग रहा है कि कराची जो है ना, यानी कि एक सेफ हेवन बन गया है क्रिमिनल लोगों के लिए। आएंगे, लूटेंगे, अपना रहेंगे, हर कुछ उनको यहाँ मिल जाता है। तो इसके ऊपर कुछ करनी नहीं, है जरूरत। कराची ज़ाहिर-सी बात है भाई मुल्क का माशी हब है और माशी हब अगर डिस्टर्ब होगा तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब होगा, ये सबको समझना चाहिए। सूबाई लेवल पे भी समझना चाहिए, वफाकी लेवल पे भी समझना चाहिए, इदारों को भी समझना चाहिए और सब समझते होंगे। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे रुकावट आ रही है और क्यों ऐसा क्यों ये मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम रोकना। अब क्यों नहीं हो पा रही है ये अल्लाह बेहतर करे, बहरहाल अल्लाह सबके हक में बेहतर करे। आखिरी हमारा टॉपिक रह गया है
यूएन में पिछले दिनों इजलास हुआ और सेशंस हुए, और उस पे एक तो मैं बात ये करना चाहता हूँ अपना उमर भाई आपसे भी, कमर भाई आपसे भी। देखिए, हम दुनिया के पास जा रहे हैं और दुनिया को हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और आप हमारे मुल्क में जो है ना थोड़ा रहम करो, यहाँ पे कोई फंडिंग करो, डोनेट करो। और लोग जो है 3.5 करोड़ लोग जो हैं बेघर हो चुके, मतलब डिस्टर्ब हो चुके हैं, 50 लाख मकान टूट चुके हैं, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया सब कुछ। उसके बाद आप इतना बड़ा वफद लेके जा रहे हैं। और जो मैंने सुना है, पता नहीं आप इसको करेक्ट करेंगे, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, आप इसको फॉलो किया आपने, $12 लाख पर नाइट किराया है उस होटल का जिस होटल में ये रह रहे थे। क्या ये एम्बेसी में नहीं रह सकते थे, पाकिस्तान एम्बेसी में? ये पाकिस्तान एम्बेसी में, जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर अपने वफद के साथ वहां रह लेता। और एक एक यानी कि एक साइन जाता कि यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इसको बड़ा वरी है और ये मुल्क का पैसा बचा रहा है। 10-10 लाख, 12-12 लाख पर नाइट का खर्चा, और आप अपने वफद को लेके वहां जाके रह रहे हैं। और आप फिर किस मुंह से लोगों से बोलेंगे यार कि आप मुझे पैसे दो? तो भाई तुम तो पैसे जो तुम्हारे पास है वो उड़ाए फिर रहे हो तुम, और हमसे पैसे मांग रहे हो। क्या कहते हैं उमेर भाई आप इस बारे में? और यूएन जो सेशन हुआ इसके बारे में क्या आ रहा है आपकी? आप मैं अगर अमेरिकन हूं ना, या अमेरिका का कोई वो हूँ, और मुझसे आप आओ आके पैसे मांगो, तो मैं तो पहले बोलूंगा भाई अपनी हालत देखो तुम। ये कौन सी गाड़ी, कौन सा होटल, और कौन सा ठाट बाट और सूटेड बूटेड, यार कुछ मतलब क्या है ये? जी उमेर देखिए भाई। वकार पे बात ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यार अगर हम अमेरिकन हो तो क्या सोच रहे होंगे। अब ये चीज मटेरियलाइज हो चुकी है। अगर आप देखें वहां के कुछ रिपोर्ट्स आपको मीडिया के अंदर, वेस्टर्न मीडिया में ऐसी मिलेंगी जहां पर ये लिखा है बाकायदा, उनकी हेडलाइंस है कि पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है और उनके अपने आप अखराजात देखें और उनके अपना अप्रोच देखें उनकी क्या है। तो वो तो किसी कॉस्ट सेविंग पे नहीं जा रहे। फिर दूसरी बात ये कि जो हमारे लीडर्स हैं इनकी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के ऊपर भी वो खुल के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब जब ये हम लोग जाके वहां पर डोनेशंस के लिए अपील कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी पब्लिक के अंदर भी और उनके मुख्तलिफ जिम्मेदार भी ये बात कर रहे हैं, जो मीडिया के अंदर जिम्मेदार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये जो पैसा है ये उन मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचेगा। तो ये बात बहुत खुल के होना शुरू हो गई है। तो ये कितनी पाकिस्तान के अफसोसनाक लिए मेरे बात ख्याल है, से एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट। मतलब हाँ, अफसोसनाक है, जिल्लत बिल्कुल एक आमेज बात अनफॉर्चुनेट है। देखें, जी बिल्कुल, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि कोई पाकिस्तान का ऐसा लीडर है उसने पैसे मांगने की जगह पैसे दिए होंगे या कुछ ऐसा नहीं रहा। पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट है वो इसी किस्म का होता है कि आप जाते हैं वहां पर, कुछ इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ आप पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसी तरह का आपका कंटेंट होता है हमेशा यूएन की स्पीचेस और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन देखें, जो आपको यूएन के अंदर रिप्रेजेंटेशन याद रह जाती हैं हिस्टोरिकली, वो होती है कि आप किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, किस किस अगर आप ग्रेसफुल मैनर में करते हैं तो वो चीजें भी वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। मसलन जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस तरह से पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया, मुशर्रफ के दौर में जिस तरह से केस प्रेजेंट हुआ, इवन इमरान खान ने लास्ट टेन्योर के अंदर जिस तरह की स्पीच की, उसका एक इम्पैक्ट आया। वहां पर लोगों ने बैठ के स्पीच सुनी, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान के अंदर लोगों ने प्राइड लिया उसको कि यार हमारी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हुई है जाके। बात तो देखें हमें मोर और लेस उसी तरह की करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई बहुत बड़ा कोई शिफ्ट हो गया उसके अंदर। लेकिन यह है कि उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से होता है कि आप उस केस को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। मैंने क्लिप्स देखे हैं जो पाकिस्तान के कुछ वुज़रा ने इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं। हम जिस तरह से डोनेशंस मांग रहे हैं ना, मतलब वो बहुत एक शेमलेस अप्रोच लग रही है मुझे कि मतलब अ, अच्छा लग नहीं रहा उसके अंदर, महसूस नहीं हो रहा कि मतलब कोई इतने बड़े ओहदों के लोग जो हैं वहां पर जाके जिस तरह तरह से से मांग रहे हैं। डोनेशंस मांग रहे हैं ना, उसको आप नहीं किसी ग्रेसफुल तरीके से हैंडल कर सकते थे उस चीज को, मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा मेरा एक पॉइंट ये भी है उमैर और कमर, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि यार आप चलें, आपके मुल्क में इतनी बड़ी आफत आई और आप मांगने चले गए, और आपको आपको शर्म है, आपने बलाए ताक रख दी और आपने बोला भाई मैं तो अब अपने मुल्क के लिए झोली फैलाऊंगा, लेट जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर लेट। लेकिन यार आपके पास हर रिपोर्ट में बताता है कि आपके पास जो ना 10 शुगर मिले हैं, यार 3 आप दे देते, डोनेट कर देते। एक वो आपके पास जो फ्लैट आपका जो इंग्लैंड में फ्लैट बना हुआ है, जो एक अजाब बना हुआ है आपके लिए, एवन फील्ड अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट आप कुर्बान कर देते। आप तो अपना दमड़ी कुर्बान करने को तैयार नहीं है, और बाहर जाके जो है आप उनसे वो झोलियां फैला रहे हो और नाक रगड़ रहे हो, तो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास
तुम 15-15 शुगर मिले, किसी की 23 शुगर मिले, किसी का ये जायदाद, उनकी जायदाद तो देखो कितनी जायदादें अपने जेब से नहीं, तो वो तो वकार भाई पाकिस्तान के अंदर है ना। वो तो जहां बैठ के उनसे अपील कर रहे हैं, वो तो कहेंगे कि यहाँ से 2 मील दूर तो आपकी जायदादें शुरू हो वही जाती कह हैं। रहा हूँ ना। हाँ वही कह रहा हूँ ना तो कि यार मतलब अच्छा आप। वकार, हाँ इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, तो आप देखो कि यूनाइटेड नेशन के जो है ना, उन्होंने भी सेक्रेटरी जनरल ने भी बोला है, सब लोगों ने बोला है, लेकिन ना आपको ना उस मतलब करस्पॉन्डिंग डोनेशन नहीं मिला है। वजह यही है जो आप जो बयान कर रहे हो ना, वजह यही है कि दुनिया इतना बड़ा डिजास्टर है, समझ रही है, सब कुछ कर रही है, और जो आप रीजन दे रहे हो ना, इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। आप समझ लो कि ये बिल्कुल ही आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये वही बातें हैं जो आप कर रहे हो कि दुनिया समझती है कि यार ये तो सीरियस नहीं है, ये खुद खा जाएंगे ये लोग। यार अभी कमर भाई, आपने कहा कि यार, मैं अपने घर में आपने कहा बैठा रहूं सही और में बरामद हो रहे हैं। मैं आपसे उमेर भाई से बोलूं भाई मुझे पैसे दो, और मेरे घर में हालात बुरे हैं, और मेरे घर में हर कमरे में एसी चल रहा हो, और मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, आप बोलोगे भाई वकार भाई थोड़ा हल्का आ जाओ, तुम्हें पैसे वैसे नहीं है अच्छा तुम्हारे वकार, पास, एसी वैसी इस बंद मसले करो। पे ना मैं एक और पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, इस मसले हाँ। पे मैं एक और पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ। हम्म। क्या आपने आपने अभी इस पूरा, हम लोगों ने कवरेज भी किया, इस सैलाब का के ऊपर प्रोग्राम भी किया, आपको ये लग रहा है कि हम लोगों ने तो ऐसा लगा है कि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब भी सैलाब आया करेगा, हम मांगेंगे और इसका मसला का हल निकालेंगे। क्या कोई स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं कि हम बिल्कुल किस तरह से डिजास्टर को, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रहा। हमें सिर्फ ये लग रहा है डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो, डोनेशन दे दो। भाई ये तो अब जो है ना अपकमिंग चीजें हैं, आपको इसको फेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई बात हो रहा है, कोई ऐसा कोई चीज नजर आ रहा है आपको? कोई प्लान नहीं तो है। अच्छा ये एक उमर, असल चीज आपने है। शायद हमारा वो प्रोग्राम देखा होगा या सुना होगा, मैंने उस पे ही बात की थी कि अभी आपको कुदरत ने एक मौका दिया है, खुद ब खुद सारे जो सैलाब का पानी आया, शहर सारे हट गए। देखें पानी का रास्ता, पानी के रास्ते में अगर शहर बसाएंगे आप, तो यार वो आज नहीं पानी आएगा, 3 साल बाद फिर आएगा, 4 साल बाद फिर आप एग्जैक्टली। आप आप एक्सपर्ट लोगों को बुलाओ और बोलो भाई ये पानी आएगा, हमें तैयारी करनी है। अभी जो 135 BCM का पानी आया है, हमें 150 की तैयारी करनी है। आप हमें उस तैयारी के मुताबिक अपने शहर बसा के एक डिजाइन बना के दो। वो बैठे तो सही ना, आप फिर उधर ही घर बना के बैठ वकार जाओ। भाई ये बात ये है 1970s से जो है ना हमारे बड़े भी देखते आ रहे हैं, ये हमने अपने उस्तादों से सुना है कि 1970s के अंदर भी पाकिस्तान में बाकायदा शिगाफ डाले जाते थे, जिसमें सैलाब आता था, फिर बैरूनी इमदाद ली जाती थी। ठीक है, तो ये हर कुछ साल के बाद जो है ना हमें इसके ऊपर बल्कि इस्तगफार भी करना चाहिए कि हमें सैलाब शायद सूट करने लगा है, कि सैलाब आएगा, कुछ लोगों की अटेंशन भी डाइवर्ट होगी, कुछ लोग जो है वो इस डिबेट में चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम फ्लड का बहाना करके शायद वो डिले कर देंगे, चाहे वो कोई बल्दियाती इंतखाबात हों या कोई ज़मीनी इंतखाबात हों। ये बहुत सी ऐसी डिलेइंग टैक्टिक्स हम कर जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों का जो फोकस है वो फ्लड के ऊपर होगा, इमदाद भी हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भाई हमारी एक ऐसा, पॉलिटिकल हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन उमर स्ट्रेटजी भाई जो जो बनती है ना, इस उसका दफा जो पार्ट तबाही, बन गया है शायद ये फ्लड। उमर भाई इस बार तबाही हुई है ना खुसूसन सिंध में, मुझे तो पता नहीं अगले 10-15 साल तक मुझे ये सिंध सीधा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बिल्कुल जीरो हो गया है। आप अंदाजा लगाएं 20,000 स्कूल तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। उन स्कूलों में पहले भी पता नहीं क्या होता था नहीं होता था, मुझे नहीं पता, वो बहुत सारी कहानियां आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। लेकिन अब वो तो 20,000 स्कूल खत्म हो गए। जो बने हुए स्कूल थे उनमें पढ़ाई नहीं होती थी, अब तो बने स्कूल ही खत्म हो गए। अब वो कौन सी अब कैसे वो पढ़ाई होगी, अब तो मुझे समझ नहीं आता। जो बने हुए स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, उसमें गाय भैंसें बंधी होती थी, अब तो स्कूल ही नहीं है। अब वो कौन उनको बनाएगा, और फिर कहाँ पढ़ाई होगी, क्या होगा, मुझे तो नहीं समझ आता कि ये क्या क्या किस तरह क्या स्ट्रेटेजी है। इन वकार भाई जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या उनके अंदर आपने वो परेशानी, ये इस्तिराब आपने वहां पर महसूस किया है जो आपके अंदर मौजूद है? तो नहीं सबसे सही पहले बात। तो बात यह है कि वो इस्तिराब मौजूद हो ना, तो हम्म। आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, तो फिर आप लोगों को लेके बैठेंगे, फिर आप उसके लिए रिसोर्सेज भी जमा करेंगे, फिर कोई स्ट्रेटजी भी बनेगी। लेकिन अगर वो चीज आपको परेशान ही नहीं कर रही, और आपको लग रहा है कि इसको तो मैं किसी तरह से एक्सप्लॉइट करके किसी तरह से अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लूं, तो फिर तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं फिर आगे? अच्छा इसमें मैं ये कहूंगा कि शायद हम बहैसियत कौम ही हम जो है ना एक अजीब किस्म के वो हो गए। एंजेलिना जूली आ गई पाकिस्तान में, और कल किसी ने लिखा कि पाकिस्तान के जो फनकारों का पूरा वफद गया हुआ है कनाडा, और वहां पे कोई इनकी कोई तकरीब शकरीब है, वो अच्छा खासा वफद वहां पहुंचा हुआ है। यार मतलब हद है यार, खुदाई कसम, मतलब कोई आप सिंबॉलिक ही खड़े हो जाओ लोगों के साथ यार। एंजेलिना जूली के मुकाबले में यहाँ का कोई अदाकार है?
ना पैसे में, ना शोहरत में, ना हुस्न में उसके, ना किसी उसकी कारकर्दगी में। वो यहाँ पे आके वो वकार भाई, अंदर 6 महीने हुकूमत को लगा। आए हुए हो गए। अदालत के अंदर खड़े होके आपने कहा था कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें इमीडिएट रिलीफ देना है, हम आएंगे और इमीडिएट रिलीफ देंगे अवाम को। इन पॉइंट 6 महीनों के अंदर अब मेरे ख्याल से जो 60 to 70% टाइम है आपकी कैबिनेट के मेजर टाइम तो बाहर गुजर रहा है। वो अच्छा कभी आप कमर स्वीडन में होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड में होते हैं, कभी आप यूके में होते हैं, कभी आप कमर अमेरिका को में, नहीं कभी पता होगा, कनाडा में। कमर को नहीं तो पता उसका होगा। फायदा क्या हो रहा है? हम हर दफा ये समझते हैं कि शायद वहां से कुछ पता नहीं कोई खजाना लेकर आने वाले हैं ये, लेकिन मिलता अच्छा कुछ भी नहीं है फिर अच्छा आपको। कमर को नहीं पता होगा, अभी हमें एक हफ्ते पहले रिलीफ मिला था पेट्रोल की प्राइस में 0.80 पैसे का, और 4 दिन बाद 1.75 पैसा फिर बढ़ गया उसमें। अब अंदाजा मतलब मुझे समझ नहीं आती यार, ना बढ़ाते यार, अपना मजाक बनाने की जरूरत कौन मशवरे देता है ये। अच्छा 80 वकार, मैं पैसा ना कम एक करते हैं। वकार मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं ना ऑयल प्राइस को ना मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान का भी पता है और हाँ कनाडा का भी पता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना बिल्कुल ही एक तरीके से चलते थे। जब यहाँ पे प्राइस बढ़ती थी तो वहां पे मैं इसको फॉलो कर रहा होता था, कोई वो नहीं है। अभी आपको लेटेस्ट बताएं, अभी हम आपको लेटेस्ट 24। बताएं, जब जब प्राइस जब बढ़ी थी ना यहाँ पे, तो हाँ हम लोग चले गए थे तकरीबन 190 तक चले गए थे डॉलर पर लीटर, $1.90 का, ठीक है ना। और पाकिस्तान भी बढ़ रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अभी मैं बताऊं, अभी हम लोग आ गए हैं 126 पे आ गए हैं, $26 पे। यानी कि बहुत ज्यादा कम हो गया हमारा प्राइस यहाँ पे। और पाकिस्तान में अभी भी बढ़ने का ही ट्रेंड है। तो ये नहीं कितना नहीं, बड़ा बढ़ है बिल्कुल, देखिए इसको इंटरनेशनल वहां के लोगों मार्केट को नहीं में तो पता। प्राइस आपकी बहुत रिड्यूस हुई है, बहुत नीचे हो गई 126 है। से आप 90s में आ गए आप। हाँ यार हाँ आप बहुत, सोच नहीं लेना, नहीं, मैं अब आपको मुझे कोई बता रहा हूँ 80s सर, का बता रहा 70 था, सेंट 84 मैं का किसी ने मुझे कोट किया आजकल के दिनों में शायद। और इमरान खान जब गया था तो 96 था, अभी उससे भी नीचे आया हुआ 80s में कोई मैं कह रहा था आपको मुझे। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं यहाँ से भरवाता हूँ, कल भी मैंने अपना टैंक फुल करवाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये हम लोगों का 60 सेंट कम हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है, 60-70 सेंट जो है ना कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रहा है। तो हम्म, ये मतलब लोगों को पता नहीं होता है यार वहां पे जिस तरह से। अच्छा एक चीज पे मैं और बात करना चाह रहा था कि चले कभी और भी बात कर लेंगे कि ये के इलेक्ट्रिक को जो है ना, मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक को ना ये फंड कलेक्टर का यूनिट बना देना चाहिए। और ये जो ना जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो उसको किसी और को दे देना, आउटसोर्स कर देना चाहिए। और ये जो है ना इनको प्रोविजनल असेंबली और सारे वो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये एक इदारा बन गया है कि उसका भी हाँ टैक्स, बिल्कुल टीवी बिल्कुल। वालों का आज टैक्स, मैं आज मैं प्रोविजनल पढ़ा के इन्वेस्टमेंट बाहर टैक्स। निकला, आज मैं कोचिंग से पढ़ा के बाहर निकला तो मेरा स्टूडेंट स्टॉल लगा के खड़ा हुआ था, सर इधर आए, जमात इस्लामी का रेफरेंडम हो रहा है इस पे। मैंने कहा निकाल भाई रेफरेंडम, पहला रेफरेंडम हम साइन करेंगे। हमने जल्दी से वहां साइन किया, डब्बे में डाला, तो हमने अपना काम जो है ना, नहीं यार आपको अफसोस ना की बात इसके ऊपर वकार भी एक भाई, है। प्रोग्राम मैं तो करना ये चाहिए। कहूंगा आपको ये मैं इलेक्ट्रिक पे एक आपको ये प्रोग्राम करना कहूंगा, चाहिए ये तो बकार। आपने एक बड़ा सादा सा सवाल कर लिया है हमसे इस सेशन के अंदर। एक आखिरी सवाल, 54% पे इस वक्त इन्फ्लेशन है, ठीक है। 54। जिस तरह के बिजली के बिल, ठीक है, जिस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं आपके, जिस तरह के आपके अखराजात यार हो रहे हैं, उमेर एक भाई आम मैं तो आदमी सोचता कैसे हूँ, गुजारा कर रहा है, इसके ऊपर तो आप एक अलग से प्रोग्राम करें। बिल्कुल एक बिल्कुल अलग से यार उमेर प्रोग्राम करें कि भाई, पिछले 6 महीने के अंदर मैं एक आम यार ये आदमी की फेस करता जिंदगी हूँ, में क्या असर पड़ा है। मैं ये फेस करता हूँ रोजाना। पेरेंट्स आते हैं, आप यकीन करें, मर्द औरतें आंसुओं से मेरे सामने रोते हैं कि बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, फीस के, ये है वो है, ये मसले। मैं अब वकार बता भी, नहीं सकता कि क्या करूं। मैं हमेशा महंगाई के मसले के ऊपर ना, मैं एक बात ये कहता था कि यार ये तो 60s से के अखबारों की कटिंग उठा के देख लो ना, तो उसमें भी ये लिखा होता है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। ये तो एक रेटरिक हमेशा चलता रहता है कि गरीब आदमी की कमर टूट गई है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे रेस्टोरेंट भरे होंगे, रेस्टोरेंट नहीं मॉल्स नहीं भरे अब हुए नहीं होंगे, हो ये रहे। बातें मैं करता था। हाँ लेकिन अब नहीं है। मैंने अब देखा है कि वाकई में आपके पास रेस्टोरेंट मॉल्स, आपके पास जो नहीं, तफरीही मकामात हैं, उसके ऊपर आपके पास रश कम हो गया है। रश कम हो ठीक गया, है, रश कम हो गया है। लोग वाकई में परेशान है। आपको अब एक वो शहर वाला के अंदर मसला एक है। अजीब सी फिजा नजर आएगी। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह पर एक मसला है, लोग लेकिन अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं ये चीजें। हाँ लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, वो इस वक्त पूरी नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महीना शुरू होता था, आपके पास ये जो सुपर स्टोर्स होते थे ना, इसके ऊपर चलने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अब आपके पास वो वाला रश नहीं मिलता, लोग अपनी सिर्फ जरूरी चीजें ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी ले रहे लोग। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थोड़ा बेहतर कमाने वाले लोग हैं, मिडिल या अपर मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है बेचारी, अल्लाह उसका रहम। तो एक अलग ही मसले अल्लाह मसाइल रहम। हैं। तो वो उसके ऊपर तो आप एक अलग से मेरे ख्याल से प्रोग्राम बिल्कुल करें। बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल उस करेंगे। और इंशाल्लाह हम कल अपने जुहेब भाई को बुलाते हैं, क्या यार डंडी मार दी उन्होंने।
कल उन पे प्लेंटी भी लगेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच कमर अकील, थैंक यू वेरी मच सर उमर खालिद, और इंशाल्लाह साइन ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हमारा ये प्रोग्राम होगा कि 4-5 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम को, कल का मैच जीते हैं, कुछ हमारा वीकेंड अच्छा बनाएंगे। और देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच भी कैसे होता है। मेरे ख्याल से कल वो भी उमर कल कल है ना शायद वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दूसरा मैच, तीसरा मैच ये है कल? बिल्कुल है। और पाकिस्तान के अगले मैच पे आपको मेरा भी एनालिसिस लेना है, आज आपने मिस कर दिया। यस यस यस, श्योर 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 श्योर। चलें, ठीक है कमर ओके भाई, थैंक यू। ठीक ओके है, सर, ख्याल ओके, रखिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। अल्लाह।